वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से घटना चक्र 2025 के भारतीय इतिहास की किताब को सॉल्व करेंगे। पूर्वावलोकन की किताब है, यानी कि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये तीसरा क्लास है। इससे पहले की अगर 2 क्लास आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए। स्टार्टिंग के 2 क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री हम कर रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, तो इसमें आधुनिक भारत के इतिहास में आप देखेंगे कि सारे ही जितने भी चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारे ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप उसको स्किप कर सकें, क्योंकि चाहे बीपीएससी का आप एग्ज़ाम ले लो या फिर यूपी पीसीएस ले लो, या इस कैटेगरी के जितने भी एग्जाम होते हैं, या फिर बिहार एसएससी का आप एग्जाम ले सकते हो, यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम ले लो, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज होता है वो हिस्ट्री में सबसे अधिक होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कंप्लीट देखें, जितनी भी चीज़ें बताई जाए आप समझें और उसके बाद उसका नोट्स भी बना लें, या फिर जो क्वेश्चन आपको नया लगता है, जो आपने नहीं पढ़ा है, उसको ज़रूर लिख के रखें, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को अभी तक तो लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं और पहले हम नोट्स पढ़ेंगे बुक की ही, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। पहले नोट्स हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पंजाब राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। पंजाब में क्या था? पंजाब में आप देखेंगे सबसे पहले तो जो रणजीत सिंह थे, ये एक प्रमुख शासक थे और सबसे प्रसिद्ध शासक भी पंजाब के माने जाते हैं। और आपको पंजाब राज्य के बारे में जब पढ़ना है तो निश्चित रूप से इसमें 90% जो होगा आपको कंटेंट वो रणजीत सिंह से रिलेटेड होगा। अब आप इससे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि पंजाब का प्रारंभिक इतिहास क्या था। पंजाब में स्टार्टिंग में आप समझेंगे कि पंजाब में बेसिकली सिखों का वहाँ पर जनसंख्या रहा है, और सिख लोग जो स्टार्टिंग में थे वो छोटे छोटे अपना ग्रुप बना करके रहते थे। छोटे छोटे आप राज्य या जिले कह सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से छोटे छोटे 12 समूह थे लोगों के, और हर एक समूह को क्या कहा जाता था उस समय? मिसल कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? मिसल। तो मिसल जो होते थे बेसिकली ये अलग अलग छोटे राज्य हो सकते थे जो अपना अलग प्रशासन चला रहे थे, आप ऐसे समझ सकते हैं। यानी कि वहाँ का हिसाब किताब, ये संप्रभु भी थे, यानी कि अपने लिए जो नियम कानून थे ये स्वयं बना रहे थे। तो उस समय 12 मिसल थे, जैसे सुकरचकिया हो गया आपका, और ऐसे ऐसे करके और 12 मिसल थे। अब देखेंगे कि सबसे मेन जो है यहाँ पर को बताया कि महाराजा रंजीत सिंह थे, तो हम यहाँ यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले रंजीत सिंह से। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। तो महासिंह जो थे वो रंजीत सिंह जी के पिताजी थे, और ये सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे, यानी कि वहाँ के प्रधान थे, आप ये समझ सकते हैं। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी, ये ध्यान रखिए। अब चूंकि यहाँ पर घटना चक्र में आपको लाइन वाइज नहीं है, क्यों? घटना चक्र में होता क्या है कि जितने भी क्वेश्चन इसमें दिखाए जाते हैं या फिर पब्लिश किए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं, चाहे वो यूपीएससी प्री के हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन हो। तो होता क्या है यहाँ पर कि इनका जो नोट्स होता है वो भी उसी हिसाब से चलता है। यानी कि मान लो कोई क्वेश्चन सन 2024 में पूछा गया और उससे रिलेटेड कंटेंट उन्होंने यहाँ पर लाइन नंबर तीसरे में लिख दिया। अब फिर 2025 में जो क्वेश्चन पीछे पूछेगा उसको आगे चौथे लाइन में जोड़ देंगे, फिर 26 में जो पूछेगा उसको 5वें लाइन में जोड़ देंगे। लेकिन अब रंजीत सिंह से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कहीं का कहीं आपको मिलेगा, कोई लाइन यहाँ तो कोई लाइन वहां। जिस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है जिस जिस साल में, वैसे ही लाइन में आपको देखने को मिलेगा। लाइन वाइज जनरली नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कुछ कंटेंट आपको दूसरी बुक से भी समझा देता हूँ, ताकि लाइन वाइज एक फ्लो बन जाए आपका, आप लिंक करके समझ पाएं, ठीक है। चलिए दोस्त, हम आगे बढ़ते हैं और देखिए अब पंजाब के बारे में मैं आपको दूसरी बुक से पहले लाइन वाइज लाइन समझा देता हूँ। आप देखेंगे दोस्त कि सबसे पहले तो सिख 12 छोटे छोटे समूहों में संगठित थे उस समय, जो मैंने आपको समझाया भी, और उन समूहों को हम क्या कहते थे? मिसल कहते थे। मिसल के नेताओं ने क्षेत्रों को आपस में बांट लिया, जिसके फलस्वरूप नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसे छोटे राज्यों का उस समय उदय हुआ। अब बात करें रंजीत सिंह की, आप देखें कि 13 नवंबर 1780 को रंजीत सिंह का जन्म हुआ था, और ये सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। 1792 में महासिंह की मृत्यु हो जाती
जाती है। उसके बाद 12 वर्ष की आयु में ही, चूंकि 80 से 92 आप जोड़ेंगे तो 12 वर्ष बनते हैं, तो 12 वर्ष की आयु में जो रंजीत सिंह है ये सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बनते हैं। तो ये सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बनते हैं। बाकी जो टोटल 12 मिसल थे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। आप देखेंगे कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे, इन्होंने कोशिश किया कि सभी मिसलों का क्या किया जाए, एकीकरण कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि सभी को एक जगह यूनाइट करके और एक राज्य की स्थापना की जाए, शक्तिशाली राज्य की। रंजीत सिंह ने रंजीत सिंह के बारे में अगर आप देखेंगे तो यह एक साहसी सैनिक थे, कुशल प्रशासक भी थे और बहुत ही चतुर कूटनीतिज्ञ थे, यानी कि कूटनीति भी बहुत अच्छे से समझते थे। 1799 में ये लाहौर और 1802 में अमृतसर पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे घटना चक्र में, पहले मैं आगे आपको बता देता हूं। अब यहाँ पर 12 मिसलों के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। 12 मिसलें कौन कौन थी आप देखेंगे, जैसे सुकरचकिया मिसल था जिसके संस्थापक थे चरत सिंह। फंगी मिसल था, छज्जा सिंह इसके संस्थापक थे। ऐसे ही बाकी मिसल आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार स्क्रीन पे सभी को शो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप 1 to 8 देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप इधर सबके संस्थापक के नाम भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे देखेंगे तो यहाँ पर बाकी के मिसल हैं। आप देखेंगे 8 के बाद 9 से 12 तक यहाँ पर मिसल और यहाँ पर उनके संस्थापक थे। तो रंजीत सिंह जो थे वो सुकरचकिया मिसल से रिलेटेड थे। अब देखेंगे कि 1808 में रंजीत सिंह ने सतलज नदी को पार किया और फरीदकोट, मालेरकोटला और अंबाला इन तीनों जगहों को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन 1809 ईस्वी की अमृतसर की संधि द्वारा सतलज नदी के पार के प्रदेशों पर रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया, यानी सतलज नदी के जो उस पार के इलाके थे, प्रदेश थे, वो अंग्रेजों को हैंडओवर कर दिया इन्होंने। 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि होती है। आप देखेंगे यहाँ पर अब अमृतसर की संधि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। अमृतसर की संधि पर रंजीत सिंह और मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किए। इस संधि की प्रमुख शर्तें जो थी वो इस प्रकार थी। पहली, सतलज नदी के दोनों राज्यों सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया जाए। दोनों राज्यों का मतलब जो अंग्रेजी राज्य है और जो रंजीत सिंह का राज्य है यानी कि पंजाब का इलाका, उस दोनों का जो सीमा माना गया, बॉर्डर माना गया, वो सतलज नदी को। दूसरा, सतलज नदी के पूरब के क्षेत्र अब अंग्रेज के पास चले जाएंगे, यानी कि अंग्रेजों को वो दे दिया जाएगा। और लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट भी रखी जाएगी जिससे कि रंजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके, यानी कि रंजीत सिंह अंग्रेजों के साइड जाकर के आक्रमण न कर सके, इसलिए अंग्रेजी रेजिमेंट एक लुधियाना में बनाने के लिए यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया और दोनों पक्षों द्वारा सहमति भी जताई गई। अब आगे देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, तो 1809 ईस्वी में दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह सुजा को मोहम्मद शाह ने अपदस्थ कर दिया, यानी कि पद से हटा दिया। शाह सुजा दो जो पद पर आसीन थे उस समय, उनको मोहम्मद शाह ने हटा दिया। परंतु रंजीत सिंह की सहायता से शाह सुजा पुनः राजगद्दी को प्राप्त करने में सफल रहा और इस प्रकार शाह सुजा जो है वो रंजीत सिंह से काफी खुश हुआ और खुश होने के बाद शाह सुजा जो था वो रंजीत सिंह को प्रसिद्ध जो कोहिनूर का हीरा था, आपने जरूर सुना होगा, यह कोहिनूर का हीरा नादिर शाह ने भारत से लूट लिया था और वही कोहिनूर का हीरा यहाँ शाह सुजा रंजीत सिंह को भेंट के रूप में देता है। रंजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार नहीं की तथा ब्रिटिश जो सत्ता थी उसके आगे समर्पण भी नहीं किया। दोस्तों, एक फ्रांसीसी यात्री था विक्टर जाखमा। इन्होंने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाखमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। रंजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढंग से एक शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित सेना तैयार की थी जिसमें गोरखों, बिहारियों, उरियों, पठानों, डोगरों और पंजाबी के साथ साथ मुसलमानों को भी फौज में भर्ती किया था, यानी कि लगभग सभी धर्म के लोगों को फौज में भर्ती किया था इन्होंने। कहा जाता है कि रंजीत सिंह की फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी, किसके बाद? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, यानी पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का था। आगे देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर, रंजीत सिंह स्वयं अपने मंत्रियों और अधिकारियों का चुनाव करते थे, इसलिए उनका दरबार श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरा था। रंजीत सिंह ने अनेक महत्वपूर्ण मंत्री और सेनापति मुसलमान और हिंदू भी थे इनके दरबार में।
उनका सबसे प्रमुख और विश्वास पात्र जो मंत्री था उसका नाम फकीर अजीजुद्दीन था। धर्म के मामले में भी रंजीत सिंह सहनशील और उदारवादी व्यक्ति थे। राजनीतिक सत्ता का प्रयोग उन्होंने केवल सिखों के फायदे के लिए नहीं बल्कि सिख के साथ-साथ आप देखेंगे हिंदू, मुसलमान और अन्य धर्म के जो लोग थे उनके द्वारा भी उनके लिए भी वो करते थे। आप यहाँ पर देखेंगे उनका कथन था कि किसान चाहे सिख हो या फिर मुसलमान हो या हिंदू हो, सब एक समान रूप से पीड़ित हैं। इसलिए वह न केवल सिख बल्कि मुसलमान और हिंदू संतों को भी समान रूप से सम्मान, आदर और संरक्षण देते थे। 1809 में अंग्रेजों ने रंजीत सिंह को सतलज नदी पार करने से मना कर दिया तथा नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया। उस समय रंजीत सिंह ने यह महसूस किया कि उनके पास अंग्रेजों का सामना करने की शक्ति नहीं है। रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके 3 अयोग्य उत्तराधिकारी भी शासक हुए। मैं उनके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा करके आपको बताऊंगा। आप यहाँ एक चीज समझ लीजिए कि इस लाइन को तो छोड़ भी सकते हैं। आप यहाँ देखिए, रंजीत सिंह ने अपनी मृत्यु यानी कि 27 जून 1839 के पूर्व कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को जीत लिया था तथा इन्हें मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया इन्होंने। अब देखिए, अब बात करेंगे इनके उत्तराधिकारी खड़क सिंह के बारे में। रंजीत सिंह की मृत्यु जो हुई 1839 में, उसके बाद उनका पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठता है और उनका वजीर जो था यानी कि खड़क सिंह का वजीर वो ध्यान सिंह था। इसके शासन में डोगरा सरदार हावी हो गए, यानी डोगरा सरदार प्रभुत्व जमाना चाहते थे पंजाब पर। दरबार में विरोध के कारण खड़क सिंह को बंदी बना लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। और ध्यान सिंह जो वजीर थे वो खड़क सिंह के पुत्र नौनिहाल सिंह को गद्दी पर बैठा देते हैं। नौनिहाल सिंह दरबार में डोगरा बंधुओं जैसे कि गुलाब सिंह है, ध्यान सिंह है और सुचेत सिंह के प्रभाव को समाप्त करना चाहता था। वो चाहता था कि मतलब उनके उसके हिसाब से राज्य चले, ऐसा नहीं कि डोगरा बंधु जिसको चाहे उसको राजा बना दें या फिर प्रधान बना दें उसको। और यहाँ पर ये भी था कि ये लोग जो डोगरा बंधु थे वो शेर सिंह के समर्थक थे। कुछ समय पश्चात नौनिहाल सिंह की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शेर सिंह स्वयं गद्दी पर बैठता है। शेर सिंह रंजीत सिंह के दूसरे पुत्र थे और ये 1843 में इनकी भी हत्या हो जाती है। 1843 में शेर सिंह की भी हत्या कर दी जाती है और फिर 1843 में महाराजा रंजीत सिंह के जो कम उम्र के पुत्र थे दिलीप सिंह, उनको महाराजा घोषित किया जाता है और उनकी माता जिंदन कौर को उनकी संरक्षिका बनाया जाता है। दिलीप सिंह के शासनकाल में अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर लाहौर पर अधिकार कर लिया और दिलीप सिंह जो थे यही पंजाब के अंतिम शासक भी थे महाराजा रंजीत सिंह की संतान से। आप देखो तो वापिस मैं घटना चक्र वाले पे आ चुका हूँ। लगभग आप लिंक करके सारी चीजें समझ पाएंगे। अब जो भी घटना चक्र में लाइन आएगा आप देखेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है अंग्रेजों और रंजीत सिंह के बीच में। उसने 1818 में यानी कि रंजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 34 में पेशावर और खैबर पख्तूनवा को जीत लिया। 1898 में अफगानिस्तान के एक शासक थे जिनका नाम था जमान शाह। ये पंजाब पर आक्रमण करते हैं और वापस जाते समय उनकी तोपें जो थी वो चेनाब नदी में गिर जाती हैं। रंजीत सिंह उन्हें वापस निकलवा करके और फिर से जमान शाह के पास भिजवा देता है, जिससे कि जमान शाह रंजीत सिंह के इस कार्य से काफी खुश होता है और लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति भी दे देता है। फिर 1799 में रंजीत सिंह लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं और उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और साथ ही साथ लाहौर में उन्हें अपना सूबेदार मान लिया। 1802 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया जाता है रंजीत सिंह द्वारा। उसके बाद राजनैतिक राजधानी लाहौर को और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाई जाती है। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अहमद शाह अब्दाली के वंशज शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। ये आपको मैंने बताया ही था, क्योंकि शाह शुजा को जब पद से हटा दिया गया था तो रंजीत सिंह की मदद से ही शाह शुजा वापस गद्दी पर बैठ पाता है। इसीलिए वो इस बात से खुश होकर रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान करता है। 1839 में
रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके पास बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठता है, जिसे अफीम खाने की आदत थी और इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार के दो विरोधी दलों संधावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उनके भतीजे अजीत सिंह और साथ ही साथ डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह इत्यादि और सुचेत सिंह में प्रतिद्वंदता हो जाती है, जिसके कारण पंजाब में अराजकता फैल जाती है। अब चिलिया वाला युद्ध होता है 13 जनवरी 1849 को। इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजी सेना जो थे उसका नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और शेर सिंह जो थे वो सिख सेना के नेतृत्व कर रहे थे। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ, यानी कि फाइनल कौन जीता कौन हारा ये नहीं हुआ, ये अनिर्णित ही समाप्त हुआ चिलिया वाला। युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, डेट इसका जरूर याद, डेट क्या था, 13 जनवरी 1849 याद रखिए। ठीक है, महाराजा दलीप सिंह, वही दिलीप सिंह वहां पर लिखा था, यहाँ दलीप सिंह है। ये सिख राज्य यानी सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। 1843 से 49 तक इन्होंने शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। इन्होंने रूस की यात्रा भी की और इनका निधन जो है वो अक्टूबर 1893 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो गया था और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में की गई थी। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया जाता है और फिर दिलीप सिंह को पेंशन के बाद ब्रिटेन भेज दिया जाता है, जहां उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आप देखेंगे फ्रांस में निधन होता है। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस तथा चार्ल्स ग्रेनविले मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। ठीक है, आप देखें कि 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इस युद्ध में हैदर अली विजयी होता है और ये आंग्ल मैसूर का मतलब मैसूर के शासक हैदर अली और आंग्ल यानी अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध होता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69 तक, जिसमें हैदर अली विजयी होता है और इस युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जो था वो वेरेल्स्ट था। ठीक है, गवर्नर कौन था, वेरेल्स्ट। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त होता है। फिर द्वितीय युद्ध, इसके बारे में डिटेल में फिर हम पढ़ लेंगे। द्वितीय युद्ध जो हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध का, वो 1780 से 84 ईस्वी के बीच तक चला और ये हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, यानी कि एक साइड अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन था, हैदर अली जो कि मैसूर का शासक और निजाम हैदराबाद का शासक और मराठा, ये तीनों मिलकर के संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर लिया था और 10 सितंबर 1780 को पोल्लीलुर के युद्ध में कर्नल बेली को हैदर अली और टीपू सुल्तान की संयुक्त सेनाओं ने पराजित किया। बेली की पराजय की समाचार सुनकर हेक्टर मुंडो, जो बेली की सहायता के लिए आ रहा था, वापस मद्रास लौट जाता है। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो 1 जुलाई 1781, पोलीलूर एवं सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का पुत्र था, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और अंततः मंगलौर की संधि जो कि मार्च 1784 में हुई से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन होता है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है किस संधि से, द्रास की संधि से, जो 4 अप्रैल को हुआ था, 4 अप्रैल और 1769। ठीक है, फिर दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो समाप्त होता है किस संधि से, मंगलौर की संधि से, जो कि मार्च 1784 में हुआ। फिर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया जो कि आधुनिक इस्तांबुल है, अफगानिस्तान, फ्रांस आदि को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 तक चला। इसका आवासन श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि मार्च 1792 में द्वारा हुआ, यानी कि
1790 से 1792 तक युद्ध चला और मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। इसके कुल सदस्यों को वेलोर में कैद कर लिया गया। किसके सदस्य? टीपू सुल्तान के जो परिवार के सदस्य थे उनको वेलोर में कैद कर लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। और इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को आर्थर वेलेजली, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल वेलेजली का भाई था, और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड साम्राज्य ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। अब बेगम समरू के बारे में बात करते हैं। बेगम समरू जो थी, ये एक अत्यंत प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के नजदीक सरधाना, जो कि स्थान का नाम है, में कराया था। ठीक है, एक चर्च का निर्माण मेरठ के नजदीक सरधाना में किसने कराया? बेगम समरू ने। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे थे, यानी कि यूरोपीय थे वाल्टर रेनहार्ट सांब्रे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की। सांब्रे को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जब्ता खान के विद्रोह के विरुद्ध उसकी विशिष्ट भूमिका के कारण सरधाना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधाना की शासिका बनती है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा, तो अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले हमें यहाँ पर आंसर को हाइड करके रखना होगा। पहला सवाल आपके सामने है कि रंजीत सिंह की राज्य में कौन सा सम्मिलित था? इनमें से राज्य दिल्ली सम्मिलित था या मकराना, काबुल या श्रीनगर? तो आपने ये जरूर पढ़ा था, मैंने भी पढ़ाया था कि दोस्तों श्रीनगर पर ये आक्रमण करते हैं, और श्रीनगर के साथ मुल्तान हो गया आपका जैसे, और पेशावर, ये सारे इलाके, पेशावर के साथ साथ लाहौर, लाहौर में 1799 में। ठीक है, तो ये सारे इलाके हैं जो इनके द्वारा विजित कर अपने राज्य में मिलाए गए थे। अब डिटेल में हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है, जिसमें जो अमृतसर की संधि में क्या था कि जो सतलज नदी है उसको सीमा रेखा माना जाता है रंजीत सिंह के राज्य और अंग्रेजों के राज्य के बीच। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो संधि का यह प्रभाव हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज के पार सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का जो सपना था वो टूट गया। और दूसरी ओर कनिंघम ने कहा कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई, यानी कि पूरब में तो ये नहीं जा सके लेकिन पश्चिम में इनको प्रसार करने का छूट मिल गया। 1818 में मुल्तान, 19 में कश्मीर और 34 में पेशावर और खैबर पख्तूनवा को ये जीत लेते हैं और अपने राज्य में मिला लेते हैं। तो कश्मीर आप देखेंगे कि ये जम्मू और कश्मीर और श्रीनगर उस समय ये आसपास का इलाका था, तो ये राज्य जो है वो रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित। का सवाल, रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? आपको मैंने बताया था कि कुल 12 मिसल थे, जिसमें से रंजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो सुकर चकिया मिसल के प्रधान के यहाँ हुआ था, यानी सुकर चकिया मिसल के जो मुखिया थे महासिंह, ये पिताजी थे किसके? रंजीत सिंह के। ठीक है, तो ये सुकर चकिया मिसल से जुड़ा। अगला सवाल सेम है इसलिए इसको हम छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शन ए। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है अमृतसर, पटियाला, कपूरथला या फिर लाहौर। आपको पता है कि राजधानी, देखिए इनकी जो राजनैतिक राजधानी थी लाहौर पर जीतने लाहौर को जीतने से पहले राजनैतिक राजधानी जो थी वो बनाया गया था लाहौर को, जबकि धार्मिक राजधानी बाद में जब ये अमृतसर को जीत लेते हैं तब धार्मिक राजधानी बनाया जाता है अमृतसर को। तो ये दोनों ही आपको याद रहना चाहिए। हालांकि यहाँ पर ये लिखा नहीं है कि धार्मिक की राजनैतिक, तो ये ध्यान रखिए कि जब भी लिख के नहीं पूछा जाए तब आपको राजनैतिक राजधानी ही चुनना है और लाहौर आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ डिटेल सॉल्यूशन में थोड़ा सा देख लेते हैं। 98 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर जाती हैं। रंजीत सिंह उसे निकलवाकर वापस भिजवा देते हैं। ये आपने पढ़ा ही था। और इस सेवा के बदले जमान शाह लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति देता है, जिसके तहत 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर को जीता और उसे अपनी राजधानी बनाया। अगले सवाल पर आते हैं। अब अगला सवाल आप देखेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो निश्चित तौर पर ये लाहौर यानी कि अपनी राजधानी में इसका स्थापना किया था, जो कि राजनैतिक राजधानी थी।
ये सारे वो राज्य हैं जिनको जीतकर बाद में रंजीत सिंह ने अपने राज्य में मिलाया था। आप देखेंगे कि रंजीत सिंह न्याय की व्यवस्था जो रंजीत सिंह की थी वो कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत जो थी उसका नाम था अदालत ए आला और यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह ने स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश भी थे, रंजीत सिंह स्वयं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 2023 झारखंड पीसीएस का है। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच में हुई? तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में ये हुई थी। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो आपको याद होगा दोस्तों कि उस समय जो शासक थे, गवर्नर थे, वो कौन थे? देखिए ये हुआ था कब? अमृतसर की संधि 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल और 1809 को। अब आप ये भी देख सकते हैं कि 1809 में इसमें से कौन उस समय गवर्नर था? डलहौजी तो निश्चित तौर पर नहीं था, क्योंकि डलहौजी 1848 से 1856 तक थे, ये अगर आपको याद हो तो। कर्नवालिस और हेस्टिंगस भी नहीं थे। लॉर्ड मिंटो यहाँ पर सही उत्तर होगा। लॉर्ड मिंटो 1809 में। तो आप यहाँ पर देखेंगे अब सही उत्तर लॉर्ड मिंटो है। और आगे डिटेल सॉल्यूशन भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अमृतसर की संधि के बारे में चर्चा किया गया है। 25 अप्रैल 1809 को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जो लॉर्ड मिंटो थे उनकी तरफ से चार्ल्स मेटाकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि होती है, जिसके तहत क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं? सतलज नदी दोनों क्षेत्रों को अलग करने वाली सीमा मानी गई। दोनों एक दूसरे के प्रति मित्रता रखेंगे और साथ ही साथ इसका उल्लंघन नहीं करेंगे और मित्रता के सिद्धांत तोड़ने वाले पर यह संधि निष्प्रभावी मानी जाएगी। और आपको ये भी पता होगा कि इसी संधि में लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट खोला गया था। किस लिए? ताकि रंजीत सिंह अंग्रेजों के राज्य में जाकर के और आक्रमण न कर सके। अगला सवाल है कि रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ? जमान शाह से। जमान शाह अफगानिस्तान का शासक था। ये लाहौर पर आक्रमण करने के लिए इनको अनुमति देता है, तो जमान शाह तो उत्तर नहीं होगा। शेर अली भी नहीं होगा, क्योंकि शेर अली तो थे ही नहीं उस समय। दोस्त मोहम्मद भी नहीं। दोस्त मोहम्मद भी अफगान का ही शासक था, अफगान का। ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे शाह सुजा सही उत्तर है। शाह सुजा को जब गद्दी से हटा दिया गया था तो वापस ये अपना गद्दी पाने के लिए रंजीत सिंह की सहायता लेते हैं और रंजीत सिंह इनकी सहायता करते भी हैं और वापस ये अपनी गद्दी पर बैठ पाते हैं। उसके बाद शाह सुजा ने इस बात से खुश होकर कोहिनूर हीरा जो था वो रंजीत सिंह को दिया था। यहाँ थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का ही भाग था, लेकिन 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिशनों ने अधिकार कर लिया था। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति और मजबूत करने का अवसर मिला। 1803 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह सुजा काबुल की गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसका भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया, यानी कि उसे हटाकर पद से, और खुद कश्मीर पेशावर पर अधिकार कर लिया। और इसी अवसर पर शाह सुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और इस सहायता के फलस्वरूप जब ये सफल होता है तो कोहिनूर हीरा यानी कोह-ए-नूर हीरा जो है वो रंजीत सिंह को ये भेंट के रूप में देता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख में की रोशनी मुझसे छीन ली? और ये कथन किसका था? रंजीत सिंह का, दलीप सिंह का, शेर सिंह का, या इनमें से कोई नहीं? देखो शेर सिंह बाद का राजा था और दलीप सिंह सबसे अंतिम शासक था। किसका? पंजाब का। और महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पर सही उत्तर है। आपको पता होगा कि महाराजा रंजीत सिंह की जो सेना थी उसमें लगभग सभी धर्मों के लोग शामिल थे और सभी धर्मों के संतों को ये एक समान संरक्षण और आदर प्रदान करते थे और इसलिए इनका ये कथन भी था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। आप यहाँ पर देख पाएंगे थोड़ा डिटेल में लिखा गया है कि रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। 12 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु होती है। उसके बाद वे 1792 से 97 तक एक प्रतिशासन परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ रेजेंसी, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया, यानी कि जब तक कि ये अ, वयस्क नहीं हो गए। फिर 1797 में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 और 1802 में अमृतसर पर विजय प्राप्त की। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अब आपके लिए एक सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सवाल ये है कि
जिसे 1802 में ये अपने राज्य में मिलाते हैं। तो अमृतसर को किस मिसल से इन्होंने छीना था, या किस मिसल पर आक्रमण करके अमृतसर को ये अपने राज्य में मिलाते हैं? रंजीत। अगला सवाल है आपके लिए कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो आपको मैंने पढ़ाया भी था, हालांकि मैं फिर से बता देता हूँ। ऑप्शन है हरि सिंह नलवा, बिल्कुल नहीं। शेर सिंह एक राजा जरूर थे बाद में, खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह। तो खड़क सिंह यहाँ पर सही उत्तर होगा। जब रंजीत सिंह की मृत्यु होती है 1839 में, उसके बाद खड़क सिंह को शासन में लाया जाता है, यानी कि शासक बनाया जाता है, गद्दी पर बैठाया जाता है डोगरा बंधुओं द्वारा। फिर खड़क सिंह की जब मृत्यु होती है तब उनके पुत्र नौनिहाल सिंह को राजा बनाया जाता है खड़क सिंह के बाद। डिटेल सॉल्यूशन में भी आप देख सकते हैं, वही चीज लिखा गया है। खड़क सिंह सिंहासन पर बैठता है, उसके बाद नौनिहाल सिंह आएगा। आपने जरूर पढ़ा होगा, याद। सवाल है सिख राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह या फिर दिलीप सिंह, मैंने बताया था आपको। यहाँ पर आंसर में देखेंगे कि दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे और वो 43 से 49 तक शासन करते हैं। उसके बाद अंग्रेज लाहौर पर आक्रमण करते हैं और अंततः अपने राज्य में यानी अंग्रेजी राज्य में पंजाब को मिला लेते हैं। अगला सवाल है आपके पास 11 नंबर, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सही है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, पेरिस में उनका निधन हुआ था, लेकिन उनका अंत्येष्टि कहाँ किया गया था? अंत्येष्टि उनका अंत्येष्टि किया गया था इंग्लैंड में, याद रखिएगा, इंग्लैंड में। ठीक है, लेकिन उनकी मृत्यु पेरिस में जरूर हुई थी, तो पहला सही है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, गलत है। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा, बिल्कुल छोड़ा था। सिख धर्म छोड़ के उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, अगर आपको याद हो तो, और वह रूस भी चले गए थे उसके बाद। तो इसलिए ये सारे ही इसमें आप देखेंगे कि यहाँ रूस नहीं गए थे लिखा है, यहाँ नहीं छोड़ा था लिखे थे लिखा है, और ये नासिक दे दिया है, जबकि इंग्लैंड में हुआ था। तो ये लास्ट के तीनों गलत हैं, और जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, आप डिटेल में भी देख पाएंगे कि पूर्व जो महाराजा दलीप सिंह थे उनकी मृत्यु 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, और बाकी सारे कथन असत्य थे। उन्होंने, आपने देखा भी होगा कि सिख धर्म को छोड़कर वो ईसाई धर्म अपनाते हैं, और रूस की यात्रा भी की थी, और इनकी अंत्येष्टि जो हुई थी वो इंग्लैंड में। अगला सवाल कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह, मैंने बता ही दिया। रंजीत सिंह के बाद आपको पता है कि खड़क सिंह, और खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह, उसके बाद शेर सिंह, और अंतिम में दलीप सिंह। देखेंगे यहाँ पर पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह या दलीप सिंह थे। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया जाता है, अंग्रेजी राज्य में उसको मिला लिया जाता है, और दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया जाता है। अगला सवाल है पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य को समाप्त कर दिया गया है। दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा बन गए। दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई थी, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, अगर ऑप्शंस को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि 1849 में तो निश्चित तौर पर पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, तो पहला सही ही है। और जब अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया तो सारे ही प्रदेश अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए, तो ये भी सही है, यहाँ गलत बताना है हमें। अगला है कि दलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई थी, ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा उनका पेंशन था, 2.5 लाख ही नहीं था, ये 2.5 लाख से ऊपर करीब 3 या 3.5 लाख के आसपास था। हम एग्जैक्ट वैल्यू सोल्यूशन में देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 को घोषणा करते हैं कि संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया है। महाराजा दलीप सिंह को 40,000 पाउंड, लगभग 4 से 5 लाख रुपए बनते हैं, की वार्षिक पेंशन दी गई थी, और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था, इसलिए तीसरा कथन गलत। अगला सवाल जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पंजाब के विलय के, यानी कि पंजाब को जब अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया जाता है, उसके बाद पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? यानी कि 3 सदस्यीय एक परिषद बनाया गया था पंजाब पर शासन करने के लिए। जब 1849 में लॉर्ड डलहौजी की घोषणा पर पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में मिला लिया जाता है, उसके बाद पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की एक परिषद बनाई जाती है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है कि इस परिषद का सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन है इलियट, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, या फिर मोंटगोमरी। आपको ध्यान हो या नहीं हो, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि 3 सदस्यीय जो परिषद थी उसमें हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, यानी कि ये तो
शामिल थे ही थे और जॉन लॉरेंस उसके सदस्य थे, तो 2 लोग तो हो ही गए। एक और तीसरे व्यक्ति थे जो कि ग्रेनविले करके थे, ग्रेनविले मार्शल शायद, मैं ग्रेनविले ही लिख देता हूँ, ग्रेनविले। तो ये 3 लोग थे जिसमें हेनरी अध्यक्ष और ये 2 लोग सदस्य थे। तो यहाँ पर पहला भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो अगर पॉसिबल हो तो ए और डी को सही आंसर माना जा सकता है। बाकी हम देखते हैं यहाँ पर कि सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि आंसर में ए और डी दोनों को चुना गया है और ये यूपी पीसीएस मेंस 2013 का सवाल है। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मार्शल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.एम. इलियट और मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित सवाल है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 67 से 69 तक चला, इसमें कौन विजयी हुआ? आपको पता है कि अंग्रेजों और मैसूर के शासक यानी हैदर अली के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसमें हैदर अली की विजय होती है, यानी कि अंग्रेज इसमें हार जाते हैं। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 तक चलता है। अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य होता है। निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध त्रिकूट संधि में सम्मिलित हुए, यानी कि हैदराबाद का निजाम, मराठा और अंग्रेज तीनों मिलकर के हैदर अली के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। हैदर अली ने अपने कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिकूट को भंग किया, यानी कि इनमें क्या किया कि इन तीनों में आपस में फूट डाल दिया और भंग कर दिया इन तीनों को और अलग अलग कर दिया। उसके बाद मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लेता है कौन? हैदर अली। और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया और अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलोर पर अधिकार कर लिया और फिर मार्च 1769 में उसकी सेनाएं मद्रास तक पहुंच जाती हैं और इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय होती है और अंग्रेज विवश होकर हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि करते हैं, जिसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है मद्रास की संधि द्वारा, जो 4 अप्रैल 1769 को किया गया था। अगला सवाल आप देखेंगे यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? निश्चित तौर पर ये हैदर अली ने की थी, ठीक है, मैसूर में, क्योंकि उस समय मैसूर का शासक हैदर अली ही था। आप देखेंगे कि 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और उससे पहले का बात है, तो उससे पहले भी मैसूर का शासक हैदर अली ही था, उसके ठीक पहले, तो हैदर अली यहाँ पर सही उत्तर होगा। बाकी अगर डिटेल हम देखते हैं तो 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की, लेकिन 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज की स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा जाता है और 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया, जो डिंडीगुल का किला था। बाद में हैदर अली ने मैसूर का वास्तविक शासन का पद संभाला और 1777 में उन्होंने पुरसान मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया था। सवाल है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली की पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में किसने हराया था? सर आयरकुट ने। कैप्टन पोपहेम को कोई लेना देना नहीं है इससे और ना ही गोडार्ड को, और हेक्टर मुंडो तो बात का विषय है और सर आयरकुट यहाँ पर लड़ाई में हिस्सा लिया था। सवाल देखेंगे दोस्तों, 1781 में सवाल देखने से पहले आप पहले सवाल का आंसर देख लीजिए। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से होता है, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध जो कि 1 जुलाई 1781 को हुआ था, उसमें हैदर अली को पराजित किया था। और अभी तक दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर चुके होंगे और नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। सवाल है दोस्तों कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम, बंगलोर, मैसूर या फिर कोयम्बटूर? मैसूर तो राज्य का ही नाम था, कोयम्बटूर था ही नहीं, बंगलोर हटा ही दीजिए, कर्नाटक का हिस्सा, और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम सही आंसर है। और आपको पता है कि तृतीय मैसूर और आंग्ल युद्ध जब होता है, यानी कि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध होता है, तो तृतीय जो युद्ध होता है वो खत्म होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि से ही। तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। श्रीरंगपट्टनम को इन्होंने अपना राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना किया और उसका सदस्य भी ये स्वयं बने थे।
अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन था ऐसा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? हैदर अली, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान या मीर कासिम? निश्चित तौर पर दोस्तों टीपू सुल्तान होगा, क्योंकि टीपू सुल्तान ने आसपास के जो राज्य थे या फिर जो विदेशी राज्य थे उससे अपना संबंध स्थापित करने के लिए, अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये चाहता था कि आसपास के जो विदेशी राज्य है उनसे मित्रता स्थापित किया जाए, और उसके लिए ये अपने दूतों को अलग अलग विदेशी राज्यों में भेजा भी था। तो ये टीपू सुल्तान का कार्य था। निश्चित तौर पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं दोस्तों, 2009 में यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया है। सवाल क्या है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1880 में कहां पर हराया था? हैदराबाद में, पोलीलूर में, सेरिंगपट्टनम या फिर निजामाबाद? निजामाबाद की तो कोई बात ही नहीं है आपको, और हैदराबाद की भी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सही उत्तर पेलीलूर है। जो पोलीलूर है यहाँ पर 1880 में ब्रिटिश सेना और टीपू सुल्तान के बीच झड़प होती है, जिसमें टीपू सुल्तान जीत जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता किया था और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया और कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण किया और अर्काट पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात फिर 10 सितंबर 1780 को हैदर अली और टीपू सुल्तान की संयुक्त सेनाओं ने पोलीलूर के युद्ध में कर्नल बेली को बुरी तरह से पराजित किया, और बेली की पराजय का समाचार सुनकर जो हेक्टर मुंडो थे, जो बेली की सहायता के लिए आ रहे थे, वो भी वापस लौट जाता है। अगले सवाल का सवाल है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली के साथ, ड्यूप्ले या फिर नंदराज या टीपू सुल्तान? श्रीरंगपट्टनम की संधि होने तक हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए ये आंसर होगा नहीं। और ड्यूप्ले तो फ्रांसीसी गवर्नर था, इसलिए ये भी नहीं होगा, और ना ही नंदराज होगा। टीपू सुल्तान सही उत्तर है, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी भी रही थी। आप देखेंगे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1790 से 92 तक, ये श्रीरंगपट्टनम के आसपास हुआ था, और इसका जो समाप्ति होता है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि मार्च 1792 में हुआ था, इसके द्वारा हुआ। और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हट जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए उस समय के हिसाब अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह भी शामिल था कि जब टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे तब तक। और कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। और निश्चित तौर पर यह सही भी है, क्योंकि यहाँ टीपू सुल्तान को हारने का कई कारण बन जाता है, जैसे मराठा भी साथ नहीं देते हैं इस टाइम पर, और साथ ही साथ जो हैदराबाद का निजाम था ये भी अलग था। इसलिए इन दोनों की कहीं ना कहीं जो बीच में आपसी सहयोग नहीं होता है, इनका सपोर्ट नहीं मिलता है टीपू सुल्तान को या फिर मैसूर राज्य को, इसलिए वहां पर अंग्रेजों का शासन हो पाता है। और अंग्रेज जो थे वो क्या किए थे कि टीपू सुल्तान की फैमिली को बंदी बनाकर रखे थे कि जब तक ये 3 करोड़ रुपए नहीं दे देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कंडीशन था यहाँ पर टीपू सुल्तान की, और श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। सवाल है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे जाते हैं? सही उत्तर होगा दोस्तों, देखो 57 की तो बात ही नहीं है, बहुत दूर है, ना ही 1793 है, और 69 में तो ये पहला ही युद्ध हुआ था 1767 से 69 तक। कौन सा? पहला मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यहाँ सही उत्तर होगा 1799, जब चौथा यानी कि फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, जो कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए मारे जाते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, काफी लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है ये, यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया है। 2014 में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है यानी सही है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित होता है? बिल्कुल भी नहीं, हैदर अली इसमें जीता था, यानी कि हैदर अली की विजय हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, यह भी गलत है, द्वितीय में हैदर अली हार गया था, ठीक है। और तीसरा है तृतीय, जिसमें टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है। पहला को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद धीरे धीरे ये लोग हारते चले गए हैं। तृतीय में मृत्यु भी हो जाती है इनकी, ठीक है। टीपू सुल्तान की मैं नहीं बात कर रहा हूं, टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होती है। चौथा है टीपू पराजित
किया गया और युद्ध में के मध्य दिग्वंत हुआ। दिग्वंत का मतलब कि इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 1799 में टीपू सुल्तान जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसके दौरान मारे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 तक हुआ और इस दौरान अंग्रेज जो गवर्नर था वो वेरेल्स था। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो 80 से 84 तक चला और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वारेन हस्टिंगस था और यह युद्ध 1784 की मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था और अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 85 में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा और 87 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त होता है। कौन सा? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है। फिर चतुर्थ की बात करें तो 1799 में होता है यह युद्ध और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं और टीपू के कुल जितने भी सदस्य थे वो वेल्लोर में कैद कर लिए जाते हैं। अगले सवाल में मिलान करना है आपको। इलाहाबाद की संधि या मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि। देखिए, आपको पता है मद्रास की संधि कब होती है दोस्तों? अगर याद हो तो आपको, जो पहला यानी कि फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1767 से 69 यानी 69 तक और 69 में मद्रास की संधि द्वारा यह समाप्त होता है। तो 1769 ये हुआ मद्रास की संधि वाला, यानी डी को मिलाएंगे तीसरे में। तो पहला काम हमारा डी में तीसरा खोजना और ये दो ऑप्शन में यहाँ है तो ये दोनों तो गलत हो गया। फिर इलाहाबाद की संधि भी आपको याद होगा दोस्तों कि इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी। एक तो 12 अगस्त 1765 को मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा। 12 अगस्त 1765 को जो शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे उनके और अंग्रेजों के बीच में इलाहाबाद की संधि होती है। और दूसरा इलाहाबाद का संधि होता है 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच में। हम ये समझ पाए कि इलाहाबाद की संधि को मिलाएंगे ऑप्शन 4 में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए को 4 में मिलाएंगे और डी को 3 में। तो ए को 4 में और डी को 3 में, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। और बाकी मंगलोर की संधि आपको पता है, मंगलोर की संधि कब हुई थी दोस्तों? द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध, सॉरी द्वितीय मैसूर युद्ध जो कि 1780 से कहां तक चला? 84 तक। तो 84 में मंगलोर की संधि होती है तो ये दूसरे में मिला देंगे। और बाकी सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। आप देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आप देखेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को हुई, जबकि द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई। मंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 80 से 84 1780 से 84 के बीच तक चला, ये मंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई, 1784 में हुई। फिर सालबाई की संधि जो होती है वो आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में होती है। सालबाई की संधि महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के बीच 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है, यानी सिंधिया की अध्यक्षता में अंग्रेजों और मराठों के बीच में यह संधि हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बाद 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई। अगला सवाल है यहाँ पर आपके पास कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। आपको बताना है कि कहाँ पर करवाया था। ऑप्शन है माउंट आबू, नैनीताल, कानपुर या सरधाना। तो आपको मैंने बताया भी था कि जो मुगल सम्राट थे वो बेगम समरू के पति के कार्य से काफी खुश थे, इसलिए उसने उनको एक सरधाना जो जगह है उसका जागीर दिया था और सरधाना में ही अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू ने प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी सरधाना। यहाँ पर आप डिटेल में भी देख सकते हैं दोस्तों कि बेगम समरू जो कि एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाती हैं, ये मेरठ के निकट सरधाना में करवाती हैं। 26 नंबर सवाल जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप देखेंगे यहाँ पर सवाल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये यूपीएससी का सवाल है, प्री 2003 का सवाल है। सवाल है कि इसमें से कौन सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। महाराणा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई
खाने स्थापित की, ये तो सही है, हमने पढ़ा भी था कि लाहौर इनकी राजनैतिक राजधानी भी थी और राजनैतिक राजधानी में इन्होंने हथियार निर्माण के लिए या फिर तोपों के निर्माण के लिए वहां पर अपना बनाया था। आगे देखेंगे, आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया, ये भी सही है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया था। तो यहाँ पर चूंकि इन्होंने, आपने देखा होगा कि जिस तरह से चंदा लिया जाता है वही कुछ हिसाब किताब यहाँ पर था, तो इन्होंने भी उसमें सहयोग दिया था अपना, टीपू सुल्तान, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर गलत साबित होता है, तो हम ए ऑप्शन यहाँ मार्क करेंगे। आप देखेंगे थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन में, रंजीत सिंह ने तोप खाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर और अमृतसर में तोप, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के जो सवाई जय सिंह थे उन्होंने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा तथा उज्जैन नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खां को जाता है। और इन्होंने जो मुर्शिद कुली खां है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसने इजारा व्यवस्था प्रारंभ किया था। इजारा व्यवस्था जिसमें ठेके पर भूमि राजस्व वसूलने की व्यवस्था की जाती थी। अगला और आखिरी सवाल है दोस्तों आज की इस वीडियो का, आप देखेंगे इसमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूपीएससी प्री 2004 का सवाल है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हुई थी, तो ये कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तीसरे में हैदर अली की मृत्यु होती है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और सी है, यानी कि तीसरा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ ऑप्शन की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में क्या क्या है, पहला, दूसरा, देखो तीसरा तो सही है ही, तो ये आंसर नहीं होगा। और दूसरा चूंकि गलत है, तो जहां भी दूसरा दिया गया है, दूसरा को तो हमने गलत मार्क कर दिया, तो जिस भी ऑप्शन में दूसरा को सही बोल रहा है उसको हम नहीं चूज करेंगे क्योंकि दूसरा तो गलत है। तो ऑप्शन ए, सी और डी तीनों ही कैंसिल आउट होता है, तो ऑप्शन बी केवल सही बचता है, यानी कि तीसरा। तो तीसरा कथन यहाँ पर केवल सही है, बाकी हम डिटेल सॉल्यूशन में इसको क्लियर कर लेते हैं। आप देखेंगे दोस्तों 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठी सेना को बुरी तरह पराजित किया। जे.एन. सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसने न कोई संबंधी खोया हो और न ही कुछ परिवार के सदस्य को खोया हो, और कुछ परिवार ऐसे थे जिनका पूरी तरीके से सर्वनाश हो गया। 1790 से 92 ईस्वी में हुए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। मृत्यु उनकी चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799, उसमें हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। प्लासी का युद्ध 1757 में मीर जाफर, जिसमें अंग्रेजों से मिल जाता है और षड्यंत्र रच करके सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीन चंद्र प्रमुख थे। केवल तीसरा कथन यहाँ पर सही है। और ये अंतिम वीडियो था दोस्तों, इसके बाद का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं वो गवर्नर जनरल और वाइसराय से रिलेटेड है, और इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हो, चाहे वो बड़ा एग्जाम हो या छोटा एग्जाम हो। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो निश्चित तौर पर वहां पर गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में फिजिक्स, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ ही साथ पॉलिटी की प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। साइंस की प्लेलिस्ट मैंने अभी नहीं बनाया है क्योंकि उसमें अभी तक 2 ही वीडियो अपलोड हो पाए हैं। जैसे ही उसमें 2-3 वीडियो और अपलोड होंगे उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।